गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 साइंस का नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ, पदार्थ की अवस्था पढ़ रहे थे जिसमें 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसके आगे हम लोग पढ़ लिए थे और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कि ये सभी ठोस ही क्यों होते हैं। बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है। जब हम किसी जैसे रबड़ ले लेते हैं, वो बांधने वाला रबड़, उस पर बाहर पे कोई खिंचाव आता है या हम लोग हाथ से खींचते हैं तो गोल होता है, तो कभी आयत का आकार हो जाता है, खींचने पे बड़ा हो जाता है। तो वही बाह्य बल लगने से रबड़ का आकार में परिवर्तन होता है और उसको छोड़ देने पर पुनः पहले जैसा बन जाता है। अत्यधिक लगाने पर टूट भी सकता है या टूट भी जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलते। जब हम चीनी को या नमक को अपने हाथ में या प्लेट में रखते हैं तो उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। हम लोग स्पंज देखते जो खाते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर उसको पानी में रखते हैं या चीनी में डुबाते हैं तो उसमें पूरा पानी उसमें प्रवेश कर जाता है, यानी कि चला जाता है। फिर उसको दबाते हैं तो सारा बाहर आ जाता है उसी छिद्र के माध्यम, जिस छिद्र से पानी जाता है। तो उसी के कारण संपीड़न संभव हो पाता है। अब क्रियाकलाप की तरफ आते हैं द्रव अवस्था में। तो निम्नलिखित वस्तु को एकत्रित करें। जैसे हम लोग कुछ जो जिसमें वस्तु दिया हुआ है उसको हम लोग एकत्रित करेंगे, जैसे जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पे हम लोग जितने भी द्रव पदार्थ है सबको एकत्रित करके रखेंगे। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशाना लगा दें। जिस तरह से हम लोग प्रयोग किए थे 100 ml का, जिसमें हम लोग विलयन को घोले थे, नमक और पानी वाले को, उसी तरीक़ा से हम लोग द्रव के लिए यूज करेंगे 50 ml का। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? अगर इन द्रवों को अगर फर्श पर डाल देंगे तो क्या होगा, मतलब कि ज़मीन पर। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। को अगर तेल को ही माप लेते हैं 50 ml और उसको अलग अलग बर्तन में उसको डालेंगे, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? ये देखना है कि क्या हर बार आयतन उतना ही रहता है जितना हम लोग 50 ml डाल रहे हैं उतना ही रहेगा? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार भी समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या आसानी से बहता है? इसका कहने का अर्थ है कि अगर कोई 50 ml माप कर उसको अलग अलग बर्तन में डालेंगे तो क्या उसका आयतन एक ही जैसा रहेगा या बदलते रहेगा? और फिर क्या द्रव का आकार बदलता रहेगा? परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। अगर ये तीनों परीक्षण से हमको पता चलता है कि द्रव का आकार तो नहीं बदलता लेकिन आयतन निश्चित रहता है, यानी कि हम लोग 50 ml डालेंगे तो 50 ml ही रहेगा। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा तो ये उसी आकार का ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ये कह रहा है कि अगर किसी बर्तन में अगर किसी द्रव को डालें, जैसे ग्लास में डालें, गोल है उसी आयतन का हो जाएगा, तो इस आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है और इनका आकार इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। विसरण किसको कहते हैं? विसरण उसे हम कहते हैं, पीछे हम विसरण पढ़े हैं कि जब कोई ठोस
को द्रव, हाँ, विभिन्न पदार्थ के कणों को स्वतः मिलाना ही विषण कहता है। अगर जैसे अब नमक और पानी को मिला दिए तो विषण हो गया, विषण उसी को कहते हैं। वातावरण की गैसें विषित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों की एक अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से जैसे मछली हो गया, कोई भी जंतु श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों विषण संभव है। कोई भी द्रव में, जैसे तेल में, उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों का विषण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विषण की दर अधिक होती है। और कोई लकड़ी ले लेते, उसमें उसकी अपेक्षा और तेल में विषण ज़्यादा होता है। किससे? लकड़ी की अपेक्षा। यानी लकड़ी ठोस है और तेल द्रव्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गैसीय अवस्था। हमने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैसों की एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरते हैं। उसे पता लगाया कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। मतलब हम लोग देखना चाहेंगे, अगर कोई गैस से जो अगर कोई हवा भर रहा है बैलून में, तो उसे हम देखना है कि उससे एक सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे फुला सकता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, उससे पूछिए भी कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरे हुए हैं। अब लोग क्रियाकलाप की तरफ चलते हैं। 100 ml के 3 सिरिंज लें। सिरिंज जो हम लोग सुई देने के लिए यूज करते हैं, और उनके सीड को रबड़ के कॉर्क से बंद कर दें। जो रबड़ का कॉर्क आता है, कुछ भी से बंद कर देना। जैसे चित्र पर 1.4 में दिखाया गया रबड़ कॉर्क यह। सभी सिरिंजों को पिस्टन को हटा दें। सभी को पिस्टन को हटा देना है। जो आगे वाला भाग होता है, पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पहले में हवा रहने दीजिए, दूसरे में चौक और तीसरे में जल भर देना। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। फिर पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाना, जो ब्लैक वाला। सिरिंज के पिस्टन को गतिशील आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगाएं। जो आगे वाला भाग होता है पिस्टन, उसको निकालना है, फिर उस पर वैसलीन लगाना है। जब पिस्टन के सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें, मतलब उसको दबाने की कोशिश करें, आपने क्या देखा? किसी स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया। किस स्थिति में पिस्टन आसानी से चला गया? जब बिना अपने परीक्षणों को क्या अनुमान लगाया? ये सभी आपको नोट करना और हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हम लोग इस तीनों में देखें कि ठोस और द्रव की तुलना में गैस में संपीड़ितता, मतलब सिकुड़ाव ज़्यादा होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। कौन सी गैस होती है? संपीड़ित गैस। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। मतलब कि हम लोग बड़े बड़े सिलेंडर को छोटे छोटे सिलेंडर में गैस को भरते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजते हैं। कैरी करना आसान होता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसी तुलना ठोस एवं द्रव के मिश्रण से करें। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गर्म खाना बन रहा हो तो उसकी गैस आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गैस नहीं आती उतना। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य
गैसों के विचलन बहुत तीव्रता से होती है। जैसे 1.5 में दिखाया गया ABC पदार्थ के 3 अवस्थाओं के कण हैं, एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। ओके, तीनों अवस्थाओं के कणों की गति को देखा जा सकता है और उसकी तुलना की जा सकती है। अब आगे देखते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अगर किसी कोई ये गैसीय अवस्था इसमें तीव्रता अधिक होती है और इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब प्रश्न रहा ये, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। बढ़ते हुए घनत्व क्रम निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। पहला व्यवस्थित करना घनत्व के क्रम में वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। इसको आप सीरीज बाई बढ़ते क्रम में आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, जिसका सही रहेगा उसका लाइक दिया जाएगा। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज और घनत्व। कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्या कहलाती है? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे के दक्ष होनी चाहिए। समानता, ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा, पता लगा ऐसा क्यों होता है। ये सारे का जवाब हमको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, हाँ या ना? अपने परीक्षणों से हम जानते हैं कि जल के पदार्थ में 3 अवस्थाओं में रह सकते हैं। जल के पदार्थ कितनी अवस्था में? 3 अवस्थाओं में। पहला ठोस, जैसे बर्फ हो गया ये। द्रव, गैस, जल। द्रव जैसे जल एवं गैस, जल जैसे जल बाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंतर क्या होते हैं? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? खोजना चाहिए। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, क्रियाकलाप। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार, चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। इसमें थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब जो होता है वो बर्फ को छूना चाहिए और धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। नीचे बर्नर लगाएं। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। आपको नोट करना है। जब संपूर्ण बर्फ में परिवर्तन हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस में से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। उसको गर्म करना हिला के, जब तक जल उबलने न लगे नहीं छोड़ना आपको। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण के नोट करें। सारा को नोट करना आपको। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज बढ़ जाती है। अगर किसी ठोस का तापमान हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे बर्फ क्या है, ठोस है, उसका तापमान बढ़ाएंगे ना तो उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, मतलब बढ़ते जाएगा। गतिज ऊर्जा जैसे हम लोग तापमान बढ़ाएंगे वैसे उसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अत्यधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ऐसा कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। और ये क्या करता है कि ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उनके कणों के बीच का आकर्षण बल ना नगण्य हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है और उसको पार कर लेती है, जिसको बोलते हैं मतलब कि चरम सीमा उससे पार हो जाती है।
इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। अगर कोई भी चीज़ हम जला रहे हैं, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, अगर उस 100 डिग्री सेल्सियस लकड़ी जला रहे हैं, अगर उसका तापमान 40 डिग्री है और 40 डिग्री पे लास्ट जल के राख हो गया तो उसका क्वथनांक हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। किसी ठोस का गलनांक उसे कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस के से द्रव अवस्था में परिवर्तन का संलग्न, आगे देखते हैं हम लोग। संलग्न कहते हैं किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। हम लोग जब बर्फ़ को गला रहे थे तो हम लोग देखे थे कि जब तक बर्फ़ गल नहीं जाता तब तक उसका तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है। कणों को पारस्परिक आकर्षण बल की बसीभूत करने के पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या कहते हैं कि जो एक किसी पदार्थ की एक अपनी ऊष्मा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस का उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम जल की ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करती है। जब जल में हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करती है। ठीक, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, जिस तरह से हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, पिछले पेज में पढ़े थे कि जब हम बीकर में बर्फ़ को रखते हैं तो जब तक तापमान बर्फ़ पिघल नहीं जाता तब तक तापमान नहीं बदलता और उस कण के आकर्षण बल से मुक्त हो जाता है और नगण्य होकर घूमने लगता है। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक, क्वथनांक समशिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए तापमान 373 केल्विन है। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 + 100 373 केल्विन होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? आप लोग किसी को कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग पिछले पेज में आप इसी अध्याय के पिछले पेज में हम लोग बताए हैं। जैसे हमने संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के लिए अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। जैसे ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था, फिर गैसीय से शीतलता के कारण द्रव अवस्था, फिर शीतलता के कारण ठोस अवस्था। अगर ठोस को ऊष्मा देंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगा, द्रव को ऊष्मा देंगे तो गैसीय अवस्था में बदलेगा, फिर गैसीय को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में, फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में। ओके, अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने से पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। थोड़ा सा कपूर और अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। ठीक,
एक कीप को उल्टा करके इस प्याले के ऊपर रख दे, जैसे इस प्रयोग में दिखाया गया। क्या? इस कीप के एक सिर पर रुई का टुकड़ा लगा दे, रुई का टुकड़ा उल्टा रखा हुआ कीप जो हम लोग यूज करते हैं, जो तेल डालने वाला होता है उसी तरह का कीप मिलता है कांच का। फिर अमोनिया, कपूर, चीनी मिट्टी का प्याला है, और उसको बर्नर के अनुसार गर्म करते हैं। अब धीरे धीरे अब आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का मतलब कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, मतलब कि और बिना ठोस अवस्था हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ है तो उसको बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोसीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक। अब आते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब लगाने से एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? इसे कहें, अगर किसी वस्तु को गर्म करें उसका दाब घटा देंगे, किसी वस्तु पर अगर दाब लगा रहे हैं तो कभी उसका 10 न्यूटन कर दे, फिर 5 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, तो क्या उसके अवस्था में किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन होगा? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? एक ठोस इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। सूक्ष्म बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस तापमान के द्वारा तय होती है। हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा किसके द्वारा? दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। जैसे ठोस, संलग्न करेंगे तो द्रव, फिर बाष्पीकरण करेंगे तो गैस, फिर ऊर्ध्वपातन करेंगे तो ठोस। फिर उल्टा कर रहे हैं इसका, ठोस, फिर द्रव, फिर जमना ठोस में, फिर ऊर्ध्वपातन करेंगे तो गैस में, फिर संघनन करेंगे तो द्रव में। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण होता है। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको टोटली को। अब बाष्पीकरण पर आते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? और किसी पदार्थ की अवस्था बदलना है तो क्या हमेशा उस पर ऊष्मा और दाब देना जरूरी है? क्या अपने दैनिक जीवन में से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? क्वथनांक किसको कहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब हम लोग इसको, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, आप आगे देखेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको ठीक लगा, कहीं दिक्कत लगा तो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको सुधार करेंगे, फिर से नया वीडियो डालेंगे। थैंक यू।